हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, जीआईसी, नेट आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? तो ऑप्शन देखो, प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया, खोज। तो कौन सा है इसमें तत्व जो एक सामाजिक समूह के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो वो होगी अंतःक्रिया। क्या होगा? अंतःक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन होता है जहां सामाजिक संबंध पाया जाता है, परंतु जैसा कि मर्टन का कहना है कि क्षणिक सामाजिक संबंध समूह को विकसित नहीं करते। कैसे? क्षणिक सामाजिक संबंध जो होते हैं वो समूह को विकसित नहीं करती। वस्तुतः समूह के निर्माण के लिए सदस्यों के बीच पाई जाने वाली अंतःक्रिया एवं सामाजिक संबंधों में बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ और रिपीटेशन एवं स्थायित्व समूह के ढांचे को स्पष्ट करता है। यानी कि मर्टन के अनुसार सामाजिक समूह के मुख्य तत्व क्या बताए उन्होंने? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, कुछ हद तक स्थायी एवं बार बार होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया तथा समूह के सदस्य अपने आप को निश्चित समूह के सदस्य माने एवं बाहरी लोग भी उन्हें उस समूह के सदस्य माने। यानी कि सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन कौन से हो गए? इसमें देखो, 1 से अधिक व्यक्तियों का होना, सामान्य लक्ष्य हो गया या उद्देश्य हो गया, अंतःक्रिया हो गई, सापेक्षिक स्थायित्व हो गया, सामाजिक पहचान, व्यवहार का एक निश्चित नियम और ऐच्छिक सदस्यता तथा एक सामाजिक संरचना। यानी इतनी जो चीजें होती हैं वो आवश्यक तत्व होते हैं। तो इसमें से यही पूछा था कि निम्न में से कौन सा सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? तो कौन सा हो जाएगा? अंतःक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? अब तत्व क्योंकि मैंने पहले बता दिया कौन कौन से तत्व हैं इंपॉर्टेंट। 1 से अधिक व्यक्तियों का होना, सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य, अंतःक्रिया, सापेक्षिक स्थायित्व, सामाजिक पहचान, व्यवहार का एक निश्चित नियम, ऐच्छिक सदस्यता तथा सामाजिक संरचना। अब इसमें से देख लो कौन सा है इसमें और कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा बताना हमें जो आवश्यक नहीं है? तो 1 से अधिक व्यक्ति, तो ये तो होता है, ठीक है। खोज, सामान्य लक्ष्य या लक्ष्यों और अंतःक्रिया, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो खोज नहीं होगा, यानी एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, इसमें खोज नहीं होगा, है ना। और इसमें 1 से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे, सामान्य लक्ष्य हो जाएंगे और अंतःक्रिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा तत्व समूह निर्माण में नहीं है? अब कौन सा तत्व है जो समूह निर्माण में नहीं है वो बताना है हमें। देखो इसमें ऑप्शन में व्यक्तियों की संख्या, अनौपचारिक या औपचारिक सदस्यता, विविध समग्र और संबंधों का एक स्थायी प्रतिमान। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो इसमें से देखो, व्यक्तियों की संख्या होती है, अनौपचारिक या औपचारिक सदस्यता भी होती है, लेकिन विविध समग्र ये नहीं होता है, ठीक है। विविध समग्र ये नहीं होगा और संबंधों का एक स्थायी प्रतिमान, क्योंकि इसमें बताया था ना कि क्या होगा? ऐच्छिक सदस्यता होगी और व्यवहार का एक निश्चित नियम भी होगा, और क्या होगा? सामान्य लक्ष्य उद्देश्य भी होंगे, क्रिया अंतःक्रिया भी होगी और सामाजिक संरचना भी होगी, और क्या है? सापेक्षिक स्थायित्व भी होगा, ठीक है। तो ये सारे तो आ जाएंगे, लेकिन इसमें विविध समग्र नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो ही क्या हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है। अब सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता बतानी है। देखो, शारीरिक सामीप्य, स्तरीकरण, समुदाय, संस्था। तो इसमें से कौन सा है जो मौलिक विशेषता है सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता? तो विशेषता में क्या आ जाएगा? शारीरिक सामीप्य आ जाएगा, क्योंकि स्तरीकरण एक अलग अवधारणा होगी, समुदाय अलग होगी, संस्था अलग होगी, है ना। विशेषता के बारे में पूछा है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक सामीप्य। यानी कि उपयुक्त विकल्पों में शारीरिक सामीप्य जो होता है, यानी कि फिजिकल प्रोक्सिमिटी होता है, वो सामाजिक समूह की विशेषता होती है, ठीक है।
तो ए ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण दिया है। ये वर्गीकरण किसने दिया है? मैकाइवर एवं पेज ने, किंग्सले डेविस ने, या आर के मटर ने, या फिर पीर स्टेट ने। तो क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये जो वर्गीकरण है वो किसने दिया है? मैकाइवर एवं पेज ने। ये पूरा ही लर्न करना है आपको। क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण किसका है? मैकाइवर एवं पेज जी का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मैकाइवर एवं पेज ने समाज में पाए जाने वाले सभी समूहों को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से उन्होंने बांटा था? जो है क्षेत्रीय एकता वाले समूह, हितों के प्रति चेतन लेकिन अनिश्चित संगठन वाले समूह, तथा अपने हितों के प्रति जागरूक समूह, जिसमें निश्चित संगठन भी होता है। क्षेत्रीय एकता वाले समूह साधारणतः एक निश्चित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और इनकी कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं होती हैं। ऐसे समूहों के हित अत्यंत व्यापक होते हैं और सदस्यों के जीवन में एक प्रकार की समानता देखने को मिलती है, जैसे नगर, गांव, समुदाय, पड़ोस इत्यादि इसके उदाहरण हैं। हितों के प्रति जागरूक समूह कैसे हो जाएंगे? हितों के प्रति जागरूक लेकिन अनिश्चित संगठन वाले समूह, अपने हितों के प्रति एक किस्म की जागरूकता तो पाई जाती है लेकिन साधारणतया इनमें निश्चित संगठन का अभाव पाया जाता है। भीड़, जाति, अभिजात वर्ग, प्रवासी समूह, है ना, और इस प्रकार के समूह का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर एवं पेज ने क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें कहा जाता है। उन्हें कैसे समूह कहा जाएगा? जिन समूहों की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है पहली बार, और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत कैसे होते हैं? टूट जाते हैं। उन्हें कहा जाएगा कौन सा? अनिश्चित संगठन वाले समूह, या फिर निश्चित संगठन वाले समूह, या फिर हितों के प्रति चेतन समूह, या फिर प्राथमिक समूह। तो वो कौन से समूह हो जाएंगे? हितों के प्रति चेतन समूह। कौन से हो जाएंगे? हितों के प्रति चेतन समूह, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? तो ऑप्शन देखो, धनी वर्ग, कॉलेज विद्यार्थी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति, या टाटा इस्पात कंपनी। तो समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन से समूह की रचना दर्शाता है? तो वो कौन हो जाएंगे? कॉलेज विद्यार्थी। कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, जो कॉलेज विद्यार्थी हैं वो क्या पूरी करते हैं, यानी समाजशास्त्रीय मानदंड पूरी करता है किसकी? समूह रचना की। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। समूह के अंतर्गत हम विचारों, क्रियाओं आदि का आदान प्रदान करते हैं। सभी सदस्यों के बीच एक प्रकार की पारस्परिकता पाई जाती है। जब तक समूह के सभी सदस्यों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती तब तक उस जनसमूह को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि किसी मेले या भीड़ को सामाजिक समूह नहीं कहा जाता है। क्योंकि कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं उनके बीच विचारों और क्रियाओं का आदान प्रदान होता है, इसलिए कक्षा को सामाजिक समूह कहा जाता है। मैकाइवर एवं पेज तथा मर्टन ने इस तथ्य पर कुछ विशेष ही बल दिया है। किसने? मैकाइवर एवं पेज तथा मर्टन जी ने कुछ इस पर ज्यादा ही बल दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉलेज विद्यार्थी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज में किया है? तो ऊर्ध्व और क्षैतिज में किसने किया है? C.H. कोले ने, W.J. समनर ने, या W.F. आर्गवन ने, या फिर H. मिलर ने। तो ये जो वर्गीकरण किया है ऊर्ध्व और क्षैतिज का, तो वो किया है किसने?
एच मिलर ने, किसने किया है? एच मिलर ने किया है। यानी कि सामाजिक समूहों का वर्गीकरण एच मिलर ने ऊर्ध्व एवं क्षैतिज यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के रूप में किया है। तो किसने, क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? एच मिलर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किसने अर्ध समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? अर्ध समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया तो किसने किया है? कोले ने, या फिर समनर ने, मीड ने, बॉटमोर ने। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बॉटमोर होगा। किसका? बॉटमोर। देखो इसमें अर्ध समूह यानी कि क्वासी ग्रुप की अवधारणा जब देखेंगे तो सबसे पहले किसने दी थी? मॉरिस गिन्सबर्ग ने दी थी। उन्होंने सबसे पहले मॉरिस गिन्सबर्ग की है अर्ध समूह की अवधारणा। उसके बाद किसने? बॉटमोर ने यूज किया अर्ध समूह, ठीक है। और उसके बाद तो दूसरे नंबर पे यानी कि बॉटमोर आ गए, ठीक है। तो इसमें क्योंकि मॉरिस गिन्सबर्ग नहीं है, अगर वो होते तो हम मॉरिस गिन्सबर्ग को सही करते, तो हमारा राइट आंसर क्या होता? मॉरिस गिन्सबर्ग। लेकिन क्योंकि वो नहीं है तो हमें बॉटमोर को इसमें सही करना होगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अर्ध समूह जो होता है वो सामान्यतः व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सामाजिक संबंध नहीं के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? सामाजिक संबंध जो होते हैं वो नहीं के बराबर होते हैं। संभवतः इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे किया गया? इंग्लैंड में 1934 में मॉरिस गिन्सबर्ग के द्वारा सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में किया गया था। उसके बाद टीबी बॉटमोर ने इसकी चर्चा की थी। और उसके भी बाद बात की जाए, अगर यानी कि टीबी बॉटमोर भी नहीं होते तो उसके बाद भी कौन? अगर मर्टन होते यहाँ पे तो वो राइट आंसर होता। तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही राइट आंसर हमें करना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि बॉटमोर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। श्रोतागण बस यात्री तथा फुटबॉल मैच देख रहे लोगों का समूह है। तो कैसा समूह है ये? सहयोगी समूह है, समुच्चय है, या सामाजिक समूह है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो श्रोतागण बस यात्री तथा फुटबॉल मैच देख रहे लोगों का समूह कैसा हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी समुच्चय होगा। यानी श्रोतागण बस यात्री तथा फुटबॉल मैच देख रहे लोगों का समूह एक समुच्चय होता है। क्या होगा? समुच्चय होगा। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सामाजिक समूह सोशल ग्रुप किन आधारों पर निर्मित होते हैं? तो किस पे आधारित होते हैं ये? निर्मित कैसे होते हैं ये? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतर संबंध से, लोगों की आपसी संबंधों की चेतना से, या दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रहित होना, या डी ए और बी दोनों। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक तो दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध होना चाहिए और लोगों की आपसी संबंधों की चेतना होनी चाहिए, ठीक है। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो फिर सामाजिक समूह का निर्माण होगा। तो सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के साथ परस्पर अंतःक्रिया की प्रक्रिया चलती रहती है। यह तभी संभव है जब लोग एक दूसरे को जानते हों, क्योंकि भीड़ के अंतर्गत सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इसलिए सभी के बीच सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो पाती है, अतः भीड़ को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। जैसे हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई भीड़ लगी है तो एक समूह हो गया, तो ऐसा थोड़ी नहीं, क्योंकि उसमें अंतःक्रिया तो हो ही नहीं है, ठीक है। वो तो किसी कारण बस भीड़ हो गई, तो ये क्या सामाजिक समूह नहीं हो सकता है। अब सामाजिक अंतःक्रिया की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अभाव में मनुष्यों के किसी भी प्रकार के समूह को समाजशास्त्रीय अर्थ में समूह नहीं कहा जा सकता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया समूह का एक मूलभूत तत्व होता है। क्या? अंतःक्रिया जरूरी है तभी वो समूह बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। व्यक्तियों के एक प्रकार की ऐसी भावना पाई जाती है कि वे अंतःक्रिया के द्वारा समूह का निर्माण करते हैं। इसी भावना को जर्मन समाजशास्त्री गिडिंग्स ने, ये जो लाइन है वो आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि जो जर्मन समाजशास्त्री गिडिंग्स हैं तो उन्होंने इसी भावना को क्या कहा है? प्रारूप चेतना कहा है, यानी कि या फिर समचेतना कहा है। कहीं प्रारूप चेतना लिखा होता है या फिर कहीं समचेतना लिखा होता है, यानी कि कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड कहा है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नांकित में किसने प्रारूप चेतना की अवधारणा व्यक्त की है? तो देखो वही क्वेश्चन आ गया, प्रारूप चेतना। अभी बताया था प्रारूप चेतना या फिर समचेतना या फिर कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। ठीक है, तो निम्नांकित में से किसने प्रारूप चेतना की अवधारणा व्यक्त की है? एल.एफ. वार्ड ने, एफ.एच. गिडिंग्स ने या एफ. टोनीज ने, तो आर.एम. मैकइवर ने। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? एफ.एच. गिडिंग्स। क्या हो जाएगा? एफ.एच. गिडिंग्स, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने समूहों को एक बंधक समूह और बहुबंधक समूह में वर्गीकृत किया है? क्या है? एक बंधक समूह और बहुबंधक समूह के रूप में वर्गीकृत किया है। तो वो किसने किया है? C.H. कूले ने, इमाइल दुर्खाइम ने, P.A. सोरोकिन ने या F. टोनीज ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि P.A. सोरोकिन। क्या होगा? P.A. सोरोकिन। P.A. सोरोकिन ने समूह के अंतर्गत पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर उसे दो भागों में बांटा है, एकल बंधन समूह या एक कार्यात्मक समूह और एवं बहुबंधक समूह, यानी कि बहुकार्यात्मक समूह। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सोरोकिन ने वैसे समूह को एकल बंधन समूह कहा है जिसमें सभी लोग एक ही आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी एक ही आधार होगा। यदि कुछ लोग प्रजाति, लिंग, उम्र, नातेदारी, भाषा, धर्म एवं शिक्षा के आधार पर समूह का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? एकल बंधन समूह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एकल बंधन समूह। और सोरोकिन ने पुनः इस प्रकार के समूहों को दो भागों में बांटा, जैसे इसमें बांटा है जैव सामाजिक एवं कार्यात्मक समूह और है सामाजिक सांस्कृतिक एवं कार्यात्मक समूह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि P.A. सोरोकिन। क्या है? एक बंधक समूह और बहुबंधक समूहों में वर्गीकृत किया है। तो किसने वर्गीकृत किया है? P.A. सोरोकिन जी ने। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एक बंधक और बहुबंधक समूह का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो आपको पता ही है, इमाइल दुर्खाइम में या C.H. कूले, R. बीरस्टीड या फिर P.A. सोरोकिन। तो कौन हो जाएंगी? P.A. सोरोकिन सही होगा इसमें। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जॉर्ज सिमेल का समूह का एकल, द्विक तथा त्रिक के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो वो किस पे आधारित है? देखो, शारीरिक समीपता के आधार पर या फिर सदस्यता की प्रकृति के आधार पर या फिर सामाजिक संबंध की प्रकृति के आधार पर या फिर समूह का आकार। तो जॉर्ज सिमेल ने समूह के आकार के आधार पर समूह का एकल, द्विक तथा त्रिक के रूप में वर्गीकरण किया है। कैसे? सदस्य समूह के आकार के आधार पर। किस पे? समूह के आकार के आधार पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अकेले व्यक्ति को क्या सिमेल ने मोनाड कहा है? अकेले व्यक्ति को सिमेल ने क्या कहा है? मोनाड कहा है तथा इसे समूह स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि समूह निर्माण के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है और दो व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले समूह को उन्होंने द्विक अथवा युग्म या फिर द्वैध कहा है, जैसे पति पत्नी या माता पिता। अब तीन व्यक्तियों से मिलकर बने समूह को सिमेल ने क्या कहा है? त्रिक कहा है, यानी कि ट्राइड कहा है। उन्होंने इस समूह के स्वरूप को सबसे स्थायी माना है, क्योंकि तीसरा व्यक्ति दो व्यक्तियों के मध्य संबंधों को और गहनता प्रदान करता है, जैसे पति पत्नी और बच्चा। ठीक है, तो ये क्या है? यानी जॉर्ज सिमेल का जो समूह का एकल, द्विक तथा त्रिक के रूप में वर्गीकरण किस आधार पर किया है? समूह के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।